चलिए श्रीलंका के बारे में हम लोग थोड़ा सा और देखते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने लिट्टे के बारे में समझा था, LTTE, ठीक है, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम। ये जो लिबरेशन तमिल एलम है जिसकी स्थापना 1976 में हुई, 1976 में। इसने लगातार वहां की गवर्नमेंट को से डिमांड किया कि जो तमिल लोग हैं उनको फेडरेबल, जो सिंघालीज लोग हैं उनके बराबर का दर्जा दिया जाए, उनको सरकारी नौकरी में स्थान दिया जाए। ये तमाम प्रकार की डिमांड को लंबे समय तक करते रहे और जब सरकार नहीं मानी तो 1983 से उन्होंने मिलिट्री ऑपरेशन शुरू कर दिया, मिलिटेंट ऑपरेशन शुरू कर दिया। माने वहां के सरकारी ठिकानों पर बम फोड़ना, वहां के सरकारी अधिकारियों को पकड़ लेना, लोगों को, सिंघालीज लोगों को परेशान करना, ये तमाम चीजें। तो ये फेज 1983 से लेकर के 2009 तक चला है श्रीलंका में और इसको श्रीलंकन सिविल वॉर कहा जाता है। ठीक है, श्रीलंका का गृह युद्ध। गृह युद्ध का मतलब आपके देश के भीतर ही दो तीन में से कोई गुट आपस में लड़ने झगड़ने लगे और ये लड़ाई झगड़ा लंबे समय तक चले तो इसको सिविल वॉर कहा जाता है। ये अमेरिका में भी सिविल वॉर लंबे समय तक हुआ है। वहां जो है ब्लैक और व्हाइट्स, गोरे और काले लोगों के बीच में कुछ असमानताएं थी, उसको दूर करने के लिए अमेरिका में भी सिविल वॉर चला है। तो ऐसे सिविल वॉर का मतलब होता है आपके देश के भीतर किसी भी मुद्दे को लेकर के दो ग्रुपों में लगातार लंबे समय तक लड़ाई झगड़ा होता रहे तो इसको सिविल वॉर कहा जाता है। ठीक है, ये सिविल वॉर 1983 में शुरू हुआ और 2009 में जब लिट्टे का समाप्ति कर दिया गया श्रीलंका की मिलिट्री द्वारा, तब ये जाकर के खत्म हुआ। ठीक, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, IPKF, क्या है इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, इसको ध्यान में रखिए। चूंकि ये जो श्रीलंका में लिट्टे ऑर्गेनाइजेशन था, और ये लिट्टे ऑर्गेनाइजेशन तमिल्स थे और इनमें से बहुत सारे लोग भारतीय तमिल्स थे। तो भारत में तमिलनाडु गवर्नमेंट की काफी हद तक उनके साथ में एक एसोसिएशन था, उनका एक लगाव था लिट्टे के साथ में। और तमिलनाडु की गवर्नमेंट बार बार सेंट्रल गवर्नमेंट को फोर्स करती थी कि ये श्रीलंका में जो प्रॉब्लम चल रही है उसमें भारतीय गवर्नमेंट जो है इंटरफेयर करे और तमिल के लोगों को श्रीलंका में कुछ बेहतर काम मिले और बेहतर कुछ होना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए 1987 में जो समय हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, उन्होंने भारतीय सेना की एक टुकड़ी, जिसमें कुछ थोड़ी मोड़ी नेवी भी थी, एयरफोर्स भी थे और आर्मी भी थे, तो कुल मिला के एक सेना की टुकड़ी श्रीलंका भेजी। जो इंडिया के सैनिक थे उनको श्रीलंका भेजा और बोला आप वहां पर जाइए और जो लिट्टे हैं उनके साथ बात कीजिए और उनके जो हथियार हैं उनको सरेंडर करवाइए और उसके बाद श्रीलंका गवर्नमेंट के साथ में इनको आमने सामने बिठा करके इनकी डिमांड पूरी करवाने की कोशिश कीजिए। इस काम के लिए सेना को वहां पर भेजा गया। लेकिन जब सेना श्रीलंका में पहुंची तो लिट्टे को यह भ्रम हो गया कि ये जो सेना है भारत ने श्रीलंका की सरकार के साथ मिलकर के लिट्टे को समाप्त करने के लिए भेजी है। ठीक है, और सेना और लिट्टे के बीच में झड़प हुई। ठीक, और सेना वहां पर 1987 से 1990 तक रही और लगातार लिट्टे और भारतीय सेना के बीच में झड़प होने लगी। ठीक है, अल्टीमेटली जो राजीव गांधी थे उन्होंने भारतीय पीस कीपिंग फोर्स को वापस जो है इंडिया में बुला लिया। इस बात से लिट्टे के लोग खफा हो गए कि राजीव गांधी ने जानबूझ करके लिट्टे के लोगों को मरवाने के लिए भारत से सेना भेजी और इसी का रिजल्ट हुआ कि 1991 में राजीव गांधी की को जो है मानव बम के रूप से उनको समाप्त किया गया, यानी उनका असैसिनेशन किया गया। ठीक है, असैसिनेट कर दिया गया राजीव गांधी को। और राजीव गांधी को 1991 में जो भारत के प्रधानमंत्री थे मानव बम के द्वारा तमिल लोगों ने उड़ा दिया। ठीक है, तो ये लिट्टे का इसमें हाथ था और वो श्रीलंका सरकार को भी इतना ही दोषी मानते थे। तो वहां उस समय जो राष्ट्रपति थे उनका नाम था प्रेमदासा, उस राष्ट्रपति को भी उन्होंने नहीं छोड़ा और राजीव गांधी के 2 साल बाद उन्होंने प्रेमदासा की भी हत्या कर दी। ठीक है, तो ये IPKF के कारण 2 असैसिनेशन हुए बड़े महत्वपूर्ण। हालांकि उन्होंने 50 लोगों को मारा था लेकिन ये 2 बड़े महत्वपूर्ण जो पॉलिटिकल हेड्स थे अपने अपने कंट्री के। ठीक है, अब श्रीलंका की एग्रीकल्चर में देखते हैं। श्रीलंका दुनिया का जो है तीसरा बड़ा टी एक्सपोर्ट करने वाला देश है, चाय का तीसरा बड़ा एक्सपोर्ट करने वाला देश। नंबर 1 में है चाइना, नंबर 2 में है इंडिया, नंबर 3 में है कीनिया, नंबर 3 में है श्रीलंका और नंबर 4 में कीनिया। लेकिन टी प्रोडक्शन में चौथे नंबर पे है। तो प्रोडक्शन में नंबर 1 कौन है? चाइना, दूसरे में इंडिया और नंबर 3 पे कीनिया। ठीक है, चलिए फर्स्ट नंबर है सिनामोन। सिनामोन एक स्पाइस होता है, मसाला होता है। ठीक है, तो सिनामोन नामक मसाले के प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट में वर्ल्ड लार्जेस्ट है श्रीलंका। इसके अलावा महत्वपूर्ण फसलों में जो उनके यहाँ होता है
राइस काफी अच्छी मात्रा में वहां पर राइस होती है, रबर क्योंकि इक्वेटोरियल क्लाइमेट है, ठीक है, इक्वेटर के पास सिचुएटेड श्रीलंका, तो रबर, कोकोनट, स्पाइसेस में सिनामोन और ब्लैक पेपर का अच्छा खासा प्रोडक्शन यहां पर होता है, ठीक है। मिनरल्स में रूबी, सफायर, गार्नेट, ये तीनों कीमती पत्थर है, ठीक है, नीलम माणिक पन्ना इस टाइप से, ठीक है। तो ये श्रीलंका में एक जगह है रत्नपुरा, इस जगह पर इन सारे जो ये इंपॉर्टेंट जेमस्टोन्स है यहाँ का प्रोडक्शन किया जाता है। इसके अलावा पर्ल, मोती का भी प्रोडक्शन श्रीलंका में करता है, इसीलिए इसका नाम पर्ल ऑफ इंडियन ओशन रखा गया है, ठीक है। कहां पर होती है मोती? गल्फ ऑफ मन्नार में, मन्नार की खाड़ी में, ठीक। एडम्स ब्रिज या राम सेतु, इसके बारे में मैं इंडिया जब पढ़ा रहा था उस समय मैंने आपको बता दिया था, फिर भी थोड़ी सी आपको जानकारी रखनी है। एडम्स ब्रिज या राम सेतु, ऐसा माना जाता है कि राम भगवान ने श्रीलंका जाने के लिए ये पुल बनाया था, लेकिन साइंस कहता है कि ये कोरल आइलैंड्स हैं, ठीक है, और एक ब्रिज की तरह दिखाई देते हैं। ये कहां से कहां तक है? धनुषकोडी से लेकर तलैमन्नार, भारत के तमिलनाडु के धनुषकोडी नामक जगह से जो श्रीलंका है उसके तलैमन्नार तक है, ये लगभग 36 किलोमीटर की लंबाई पर फैला हुआ है। इसको एडम्स ब्रिज या राम सेतु कहा जाता है। एडम्स पीक एक पर्वत शिखर भी है श्रीलंका में जिसका नाम है एडम्स पीक, और ये सैक्रेड माउंटेन है फॉर हिंदूज, फॉर बुद्धिज्म एंड फॉर क्रिश्चियनिटी ऑल, ठीक है। क्रिश्चियन वाले मानते हैं कि हमारे भगवान का पैर यहां पर पड़ा था, बुद्ध वाले मानते हैं कि हमारे भगवान का, तो इस तरीके से ये सैक्रेड प्लेस है, आपको ध्यान रखना है। श्रीलंका फर्स्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड टू हैव अ फीमेल प्राइम मिनिस्टर, संसार में पहला देश है जहां की प्रधानमंत्री एक महिला हुई, और उन महिला का नाम था श्री मावो भंडारनायके, ठीक है। ये एक महिला जो वहां की प्रधानमंत्री हुई, और ये पूरे दुनिया की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर मानी जाती है। नेशनल स्पोर्ट्स है श्रीलंका का वॉलीबॉल, ठीक है, हालांकि क्रिकेट वहां बहुत खेला जाता है। तो ये तमाम जानकारी श्रीलंका के बारे में हो गई। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सिंगापुर। सिंगापुर इज एन आइलैंड कंट्री कंसिस्टिंग 63 आइलैंड्स, ये एक आइलैंड कंट्री है मलेशिया के जस्ट नीचे, ठीक है, और इंडोनेशिया के सुमात्रा के बाजू से, ठीक। तो मलेशिया से सिंगापुर को अलग करने के लिए एक जल संधि गुजरी है जिसका नाम है जौहर स्ट्रेट, JOHOR, जौहर जल संधि, सेपरेट सिंगापुर फ्रॉम मलेशिया, और ये मलेशिया का गुलाम भी रह चुका है, मलेशिया ने इसके ऊपर कब्जा किया था, और फिर अल्टीमेटली पीसफुल तरीके से सिंगापुर जो है आजाद हो गया मलेशिया से। और इधर बाजू में इंडोनेशिया का सुमात्रा आइलैंड, उससे जो सिंगापुर है वो अलग होता है मलक्का स्ट्रेट से, ठीक है। सेकंड मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया में किसी भी देश में सबसे ज्यादा जो घनत्व पाया जाता है, जन घनत्व प्रति किलोमीटर लोगों की संख्या, वो मोनाको में सबसे ज्यादा है, जो कि 19,000 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है सिंगापुर, जहां पर 8,000 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। फर्स्ट कंट्री ऑफ साउथ ईस्ट एशिया टू इंपोज कार्बन टैक्स, साउथ ईस्ट एशिया का ये पहला देश है जिसने कार्बन टैक्स इंपोज किया। कार्बन टैक्स माने जो उनके उद्योग वगैरह चलते हैं, कंपनीज वगैरह, औद्योगिक कंपनियां जो उनके यहाँ चलती हैं, प्रोडक्शन करती हैं, तो उनको एक लिमिट बांध दिया गया कि इससे ज्यादा लिमिट कार्बन डाइऑक्साइड अगर आप इमिट करेंगे या फॉसिल फ्यूल का उपयोग करेंगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। उसी टैक्स को कार्बन टैक्स कहा जाता है। हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड एंड टैक्स हेवन कंट्री, ये हम एशिया का एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री है, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके अलावा ये टैक्स हेवन कंट्री है। टैक्स हेवन माने यहाँ इनकम टैक्स वगैरह कम लगता है, इसलिए दूसरे देश के लोग वहां पर अपना पैसा ले जाकर के रखते हैं, काला धन, ठीक है। लीडिंग जो सिंगापुर है वो इन सेक्टर में वन ऑफ द लीडर है, ठीक है, मतलब फर्स्ट रैंक पे तो नहीं है, लेकिन फर्स्ट से लेके 5th रैंक में कहीं ना कहीं उसका स्थान आता है। तो लीडिंग इन इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स यानी सुपर कंडक्टर, तो सुपर कंडक्टर में इंटीग्रेटेड सर्किट, ट्रांजिस्टर, ये तमाम चीजें, तो इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में नंबर 2-3 में कहीं ना कहीं है, लेकिन एक लीडर है। इसके अलावा बैंकिंग, सिंगापुर में बड़े बड़े दुनिया के बैंकों का हेडक्वार्टर है, और बड़े बड़े बैंक सिंगापुर के भी हैं। एक वैसा ही बैंक है DSB बैंक, डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर, DBS बैंक, ठीक है। कैसीनो, सिंगापुर में कैसीनो बहुत चलता है, ठीक है, और एशिया में मकाऊ के बाद, चाइना के मकाऊ के बाद सेकंड महत्वपूर्ण जो यहाँ पर कैसीनो, जो कि गैम्बलिंग होता है, उसका यहाँ पर अड्डा है। शिप रिपेयरिंग, सिंगापुर शिप रिपेयरिंग के मामले में भी मतलब टॉप 5 कंट्रीज में आता है। ऑयल रिफाइनरीज, ऑयल हालांकि इसके पास कम है, लेकिन रिफाइनरी की टेक्नोलॉजी इसके पास ज्यादा है। एंड टूरिज्म, ठीक है, पूरे एशिया में
ये सेकंड मोस्ट विजिटेड प्लेस है, सिंगापुर लोग ज्यादा घूमना पसंद करते हैं। वन ऑफ द 4 एशियन टाइगर्स विद हांगकांग, ताइवान एंड साउथ कोरिया। एशिया के इन 4 देशों को एशियन टाइगर्स कहा जाता है। एशियन टाइगर्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने बहुत तेजी से औद्योगिक विकास किया है, ठीक है। तो व्हाई दीज 4 कंट्रीज आर कॉल्ड एशियन टाइगर्स? बिकॉज ऑफ रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्रोथ, ठीक है। तो 4 किन देशों को 4 एशियन टाइगर कहा जाता है? हांगकांग, ताइवान, साउथ कोरिया एंड सिंगापुर, ठीक है। चलिए, 111 सोमरसेट ये जगह है जो कि बहुत बड़ी कमर्शियल बिल्डिंग है सिंगापुर में और बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल है। डिस्कवरर ऑफ रोटीमेटिक, कुछ भारतीय कपल भी सिंगापुर में रहते हैं, उन्हीं में से एक भारतीय कपल ने वहां पर एक अपनी कंपनी डाली है, उसने एक मशीन बनाई है जो रोटी ऑटोमेटिक रूप से बना देता है। उसमें क्या करना है, उस मशीन में हमें आटा, पानी, तेल ये सब डाल देना पड़ता है और बटन चालू कर देते हैं, अपने आप वहां से रोटी बनके निकल आती है, उसको बोलते हैं रोटीमेटिक। लैंड ऑफ शॉपिंग मॉल्स, बहुत सारे शॉपिंग मॉल है सिंगापुर में, इसलिए इसको लैंड ऑफ शॉपिंग मॉल कहा जाता है, ठीक है। और इसका एक और उपनाम है स्विट्जरलैंड ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया का स्विट्जरलैंड भी कहते हैं सिंगापुर को। 2 ईयर मैंडेटरी मिलिट्री सर्विस, जैसे ही यहां बच्चा 12वीं पास करता है, माने जो हायर सेकेंडरी जैसे ही पास करता है वहां बच्चा, तो 2 साल उसको मिलिट्री में जाके अपनी सर्विस देनी पड़ती है। ये वहां के हर नौजवान के लिए कंपलसरी है। स्ट्रेट ऑफ मलक्का एंड स्ट्रेट ऑफ जौहर, ठीक है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता दूंगा। स्ट्रेट ऑफ जौहर इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड को सिंगापुर से अलग करती है, मलेशिया से सिंगापुर को अलग करती है, और स्ट्रेट ऑफ मलक्का इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड से सिंगापुर को अलग करती है। 3 सिटी स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया में 3 ही ऐसे कंट्रीज हैं जो सिटी स्टेट है, माने वही एक छोटा सा सिटी भी है और वही अपने आप में एक देश भी है, इसको कहा जाता है सिटी स्टेट, ठीक है। तो ऐसे 3 सिटी स्टेट्स हैं दुनिया में, वेटिकन सिटी, मोनाको और सिंगापुर, ठीक है। और इन तीनों की राजधानियां भी यही जो है यही, वेटिकन सिटी की राजधानी वेटिकन सिटी, मोनाको की राजधानी मोनाको, सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर, ठीक है। नेक्स्ट कंट्री में हम बात करते हैं सीरिया। सीरिया एक वेस्ट एशिया का कंट्री है, जो कि हमने जब इजराइल का नक्शा बनाया तो देखा था, इजराइल, जॉर्डन, उसके ऊपर सीरिया और उसके बाजू में लेबनान, ठीक है। इसकी कैपिटल है दमास्कस, और यहाँ पर वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो है बशर अल असद, और ये वर्ष 2000 से लगातार बने हुए हैं, और सीरिया को लगातार सपोर्ट मिलता है रसिया का, ठीक है। रिसोर्स, सीरिया के पास कौन कौन से रिसोर्स है? कुछ नहीं, केवल पेट्रोलियम है इनके पास, ठीक है, और पेट्रोलियम का अच्छा खासा एक्सपोर्ट भी करते हैं। ऑयल रिफाइनरी सीरिया में एक जगह लोकेटेड है, उस जगह का नाम है बनियास, ये जगह है जहां पर ऑयल रिफाइनरी लोकेटेड। पोर्ट, यहां पर एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है सीरिया का, लटाकिया, ठीक है। लटाकिया यूरोप का एक देश भी है, लटाविया है, सॉरी है लटाविया, यहां लटाकिया, ये ध्यान रखना। गोलन हाइट्स, गोलन हाइट एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है जो कि सीरिया और इजराइल के बॉर्डर में है, हालांकि वर्तमान में उसमें इजराइल का कब्जा है, लेकिन सीरिया कहता है कि ये हमारा है, इसलिए डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, ठीक है। ये सीरिया के बारे में बात यहां पर कंप्लीट हो गई। ताइवान, ताइवान हालांकि एक सॉवरेन कंट्री नहीं है, इंडिपेंडेंट तो है लेकिन सॉवरेन नहीं है। इंडिपेंडेंट और सॉवरेन क्या होता है मैंने पॉलिटी में आपको पढ़ा दिया था, ठीक है। इसका पुराना नाम है फार्मोसा, FORMOSA, और इसका एक और नाम भी है रिपब्लिक ऑफ चाइना। जो वर्तमान में चीन है उसका नाम है पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, और यह है रिपब्लिक ऑफ चाइना। असली चीन यही है, ठीक है, लेकिन बाद में माओ जेडांग ने पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की और उसने कहा कि असली चाइना हम हैं, ठीक है। और ये नॉन मेंबर है यूएनओ का, यूनाइटेड नेशन का मेंबर ये नहीं है। 1971 तक ये था, लेकिन 1971 में पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना ने कहा कि असली चाइना हम है, इसलिए हमको मेंबर बनाइए, इसको निकाल दीजिए। इसको निकाल दिया गया 1971 में, और पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है यूएन का मेंबर बन गया, और फिर वो परमानेंट मेंबर भी सिक्योरिटी काउंसिल का बन गया। ताइवान रिलेशन एक्ट 1979, ताइवान ने अमेरिका के साथ एक समझौता किया है, उसी से संबंधित है ये ताइवान रिलेशन एक्ट 1979। इस एक्ट के अंतर्गत मेक्स ताइवान अ मेजर एलाई ऑफ यूएसए। इस एक्ट के अंतर्गत अमेरिका और ताइवान दोनों एक दूसरे के एलाई हो चुके हैं, एलाई माने अच्छे मित्र हो चुके हैं, जिसके अंतर्गत अमेरिका ताइवान की रक्षा करेगा, ताइवान को हथियार बेचेगा, ताइवान को एयरक्राफ्ट बेचेगा, और ताइवान को जब कभी भी कोई युद्ध वगैरह का संकट आएगा तो उसमें अमेरिका उसकी मदद करेगा। यही कारण है कि चीन आज तक ताइवान का कुछ नहीं बिगाड़ पाया है, ठीक है, क्योंकि बार बार अमेरिका उसकी मदद के लिए खड़ा हो जाता है।
मेजर इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज, ताइवान जो है दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक्स का एक बहुत बड़ा हब है, और बड़ी बड़ी कंपनियां जो हम लोग लैपटॉप वगैरह हम लोग यूज करते हैं, आसूस, एसर, HTC, इसके मोबाइल भी आते हैं, क्वांटा और पैगाट्रॉन, ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की जो ताइवान की है। ठीक है, चलिए अगला कंट्री हम लोग देखते हैं ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान की कैपिटल है दुशान्बे, इसकी करेंसी है सोमोनी। ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री है सेंट्रल एशिया का। थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ओपियम, अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक है आपका अफगानिस्तान, फॉलोड बाय म्यांमार एंड थर्ड पे ताजिकिस्तान। ठीक है, और इसके पहले मैंने आपको गोल्डन परसेंट, गोल्डन ट्रायंगल, ये सब सारे शब्द बताए थे जो कि ओपियम कल्टीवेशन से रिलेटेड है, उसको ध्यान रखिएगा। लेक्स, ताजिकिस्तान में 3 बड़े महत्वपूर्ण लेक हैं, एक काराकुम लेक है, एक काराकुल लेक है, और तीसरा है सारेज लेक। ये आप फिजियोग्राफी आप मैप में देखते चलिएगा। न्यूरैक डैम, एक डैम बना हुआ है, एक यसक करके नदी है वहां, नदी का नाम आपको याद नहीं रखना है। ठीक है, तो न्यूरैक डैम वर्ल्ड्स सेकंड हाईएस्ट डैम, दुनिया का सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित बांध। तो पहला सबसे ऊंचाई पर स्थित बांध कौन सा है? इताइकू डैम, ब्राजील में। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान नेक्स्ट कंट्री, इसकी कैपिटल है अश्गाबाद, करेंसी है मनात, और ओनली कंट्री ऑफ सेंट्रल एशिया नॉट बीइंग मेंबर ऑफ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। एक अंतरराष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, SCO। ठीक है, इसके 8, 9, 10 देश, 8 के आसपास इसमें देश है, जिसमें सेंट्रल एशिया के सारे देश शामिल हैं, केवल इस तुर्कमेनिस्तान को छोड़ करके। ठीक है, हैविंग 4th लार्जेस्ट नेचुरल गैस रिजर्व, दुनिया का चौथा बड़ा नेचुरल गैस रिजर्व जो है वो तुर्कमेनिस्तान में पाया जाता है। और ये नेचुरल गैस कहां पाया जाता है? यहाँ एक डेजर्ट है, काराकुम डेजर्ट। अब आप कंफ्यूज मत होइएगा, काराकुम लेक ताजिकिस्तान में है, लेकिन काराकुम डेजर्ट तुर्कमेनिस्तान में है। ठीक है, तो तुर्कमेनिस्तान में काराकुम डेजर्ट है, और इसी में एक जगह है गल्कीनिस, जो कि 2nd लार्जेस्ट नेचुरल गैस का फील्ड है साउथ पार्स ऑयल फील्ड, गैस फील्ड के बाद। ठीक है, चलिए अगली इंपॉर्टेंट बात, यहां पर जो एग्रीकल्चर है बहुत ज्यादा नहीं किया जाता, क्योंकि लगभग 80 से 90% ये पूरा जो है माउंटेनियस एरिया है। ठीक है, और यहाँ कुछ डेजर्ट वगैरह भी पाए जाते हैं, लेकिन कॉटन जो एक इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर क्रॉप है, यहाँ कॉटन काफी मात्रा में उगाई जाती है। तुरान डिप्रेशन कहां पाया जाता है? तुर्कमेनिस्तान में पाया जाता है। ठीक है, और तुर्फान डिप्रेशन चाइना में पाया जाता है। तुर्फान और तुरान में अंतर आपको समझना है। आमू दरिया रिवर तुर्कमेनिस्तान की बड़ी महत्वपूर्ण नदियां है जो यहां से होकर के बहती है। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग ये सारे कंट्रीज यहां पर कंप्लीट करते हैं, और मुझे लगता है कि अंतिम जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें 2-3 देश एशिया के और बचे हैं, और वो हम लोग करके और एशिया खत्म करते हैं, और इसी के साथ हमारा पूरा ज्योग्राफी भी कंप्लीट हो जाएगा। टिल देन, थैंक यू, कीप वॉचिंग।